हमारा विचार, भारतीय विचार, भारतीय सोच, भारतीय चिंतन, भारतीय मनन, भारतीय परंपराएं, ये सब सोचने वाला व्यक्ति, उसको हम कह सकते हैं कि ये हम भारत पिता की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक हम भारत में रहते हैं तो हमारा चिंतन भारतीय होना चाहिए, हमारा सोच भारतीय होना चाहिए। लेकिन वो जो सोच है, वो सोच कहीं अंधविश्वासी तो नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास विज्ञान से परे होता है। यदि आप पाखंडी नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, तो समझिए आप विज्ञान के नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो क्या है? वो सत्य की खोज है, वो सत्य है। और जब सत्य जो चीज होती है उसमें कोई चीज की अशुद्धि नहीं होती, वो शुद्ध, वही विज्ञान है, उसी को हम खोजते हैं। अभी सर ने बताया रिसर्च के कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, वो सब एक रियलिटी को, एक सत्यता को खोजने के लिए लगे हुए हैं। हमारा चिंतन, भारतीय चिंतन, कहीं हमारे चिंतन में भावना से भरा हुआ कोई चिंतन तो नहीं है कि हमारे इमोशंस किसी एक दिशा में चल दिए और हम उसी दिशा में सोचते रहे जिसका कोई आगे जाके परिणाम नहीं निकले। ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो सोच हमारा नहीं है। लेकिन नहीं, हमारा जो चिंतन है, सच में देखा जाए तो चिंतन अपने शरीर के अंदर आत्मा को देखने के लिए वो चिंतन किया जाता है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है। लेकिन मनन, चिंतन, विचार, इसके साथ में यदि हम ये सोचें कि ये सब होगा कहां से, तो वो होगा ज्ञान से। उसके लिए ज्ञान, और ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? ऐसे इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में भी गीता में कहा गया है, ज्ञानेन जानाति दुष्टा। ज्ञान सबसे पवित्र यदि कोई चीज है तो वो है ज्ञान। उसको दूषित नहीं करना चाहिए, यह भी वैज्ञानिकता है। ज्ञान एक वैज्ञानिकता है, और उसी ज्ञान से हम मनन, चिंतन, विचार ये सब करते हैं। तो प्रधानता ज्ञान की है। और जैसा मैंने बताया, ज्ञान पवित्र होता है, ज्ञान सच में अमृत होता है, उसी से अमृत की प्राप्ति होती है। वेद काल से ज्ञान प्रारंभ हुआ, और आपको मालूम होगा कि वेद का दूसरा नाम ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान वेद से जन्म लिया, तो सोचिए भारतीय ने आज उस वेदों का लोहा समूचा विश्व मानता है, क्योंकि उन वेदों में, उन उपनिषदों में जो ज्ञान दिया है वो इतना ज्ञान है कि उस ज्ञान से परे कोई व्यक्ति आज तक सोच नहीं पाया। सारा ज्ञान हमारे पास है, तभी तो हम कहते हैं ज्ञान के भंडार। और हमारे ज्ञान से ही और दूसरों में ज्ञान पहुंचा। एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग हमारे अंदर होना चाहिए। और यहां मैं एक बात आपको बताऊं, इसीलिए ज्ञान की इस बात को ध्यान में रखते हुए उपनिषद और वेदों का में आप जब जाएंगे, अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी सोचते हुए न सोचते हुए भी भारत में सबसे अधिक शाकाहारी लोग हैं। पूरे विश्व में की तुलना में हम देखें, भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी। इसके पीछे भी हमारा विज्ञान है।
मेडिकली साइंस भी यदि ये कहती है सात्विक भोजन, अब शाकाहार में भी सात्विकता आती है, मांसाहार, शाकाहार और एक सात्विक भोजन भी होता है। सात्विक भोजन में भी कई चीजों को वर्जित किया है कि वो सात्विक भोजन में अंदर नहीं आ सकते। जैसे उदाहरण के लिए छोटी सी बात है, प्याज लहसुन तक सात्विक भोजन में नहीं आता, और बाकी चीजें तो बहुत दूर है। कितनी गहराई हमारे विषयों में रखी, इनके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। 4 पुरुषार्थ भारत के अंदर हमारे पुराणों में आप देखते हैं, वेदों में देखते 4 पुरुषार्थ सब जानते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सब जानते हैं। अब सोचिए, ये वो नियम नहीं है कि आप इनको ऊपर सीधा उल्टा नीचे कर दीजिए, पहले मोक्ष ले लीजिए फिर काम ले लीजिए या अर्थ को ले लीजिए। क्रम यही रहेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संपूर्ण जीवन इसी पर टिका हुआ है। ये इस पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा? धर्म, आप धर्म के साथ में संस्कृति के साथ में आप कुछ भी अर्जित करें, अर्थ आप कमाएं, पैसा आप कमाएं, लेकिन धर्म को ध्यान में रखते हुए, वो जब आप पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे का फिर क्या होगा? काम। आप अपने परिवार को जन्म देंगे, फिर बच्चों को जन्म देंगे। वो कार्य, वो काम कब आएगा? जब अर्थ के बाद काम, धन कमाइए, अपने बच्चों को उस तरह से परिवार को में उसका व्यय कीजिए। और मोक्ष, यदि मोक्ष गति प्राप्त करना है, जो सबसे बड़ी बात मानव सभ्यता के अंदर या मानव जाति के अंदर या मानव सोच के अंदर या मानव चिंतन के अंदर ये जो चीजें आई हैं कि मोक्ष माने सदगति को प्राप्त करना। हम जन्म जन्मांतरों को भूल कर फिर हम जब जन्म लेना चाहेंगे, ये विषय अलग है, जब हम जन्म लेना चाहेंगे तब हम इस पृथ्वी पर आ सकेंगे, उसके पहले नहीं। तो मोक्ष माने हम परिवार को चलाने के बाद जो धन हमने संग्रह किया है, उसके बाद भी यदि जो पैसा बचता है, उसका समाज में उसका उपयोग करो। आपने देखा होगा, पहले सेठ लोग पैसा कमाते थे, व्यापार से कमाते थे, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण करते थे, इंस्टीट्यूशन चलाते थे। आज भी लोग, पैसा हमारे पास है, हमने एक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाए। अब वो संस्थाएं क्या करेंगे? उन संस्थाओं को जिस उद्देश्य से हमने इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को खड़ा किया है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे लोग लाभ लेंगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिकता है। और देखिए, ये जो मोक्ष की बात है, सदगति को प्राप्त करने की बात है मृत्यु के बाद, इसमें कितनी वैज्ञानिकता है। आगे विषय दूसरी हो जाएगा, लेकिन यहां मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम भारत के विषय में ये चिंतन करते हैं कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान तो शायद प्रयोगशाला में ही होता होगा, वहीं से विज्ञान निर्माण हुआ है, वहीं से विज्ञान चला है, वहीं से विज्ञान समाज के अंदर आया है। एक ऐसा सोच, ये सोच गलत है। भारत के अंदर विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के बाद हमारे जो नियम बने और भारत की जितनी भी परंपराएं गठित हुई, जिनको आज हम निभाते हैं, निर्वाह करते हैं, उन सब के पीछे एक विज्ञान है।
हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको टेस्ट करके, उसको प्रमाणित करके उन परंपराओं को स्थापित किया, उन परंपराओं को कायम किया है। ऐसे नहीं है, हमारी परंपरा ऐसे नहीं है, उसके पीछे विज्ञान है। एक एक चीज को अपन ले सकते हैं। हमारा आहार वैज्ञानिक से भरा हुआ है। मैं यहाँ एक ऐसे ही नहीं, अभी प्रवीण जी ने कई उदाहरण वैज्ञानिकों के दिए। वैज्ञानिक लोग भी, कितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, उनके अंदर भी मानवता, भारतीयता, राष्ट्रीयता भरी हुई होती है। पहले में एक, आपको शायद आपने सुना होगा, सीवी रमन को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो वो जिस हॉल में वो पुरस्कार लेने के लिए उन्होंने प्रवेश किया, तो उनकी पत्नी ने वो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो मैंने पढ़ी है, उसमें वो लिखती है, वो फोटो भी दिया है, वो लिखती है कि जब रमन उसमें प्रवेश कर रहे थे तो लगभग 3000 लोग उसमें बैठे हुए थे। सबकी निगाहें रमन के परिधान पर थी, वही पगड़ी, वही कालाचकन और अन्य। रमन अपनी कुर्सी पर आके बैठे, उनको नाम पुकारा गया, कौन संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो नाम पुकारने के बाद वो अपना पुरस्कार लेने के लिए गए। जब उन्होंने पुरस्कार लिया तो रमन भावुक हो गए और रोने लगे। वहां के नियम के अनुसार वहां का राजा, स्वीडन का राजा, वो पुरस्कार देता है। स्वीडन के राजा ने स्टॉकहोम में वो पुरस्कार उनको 1930 में मिला, 10 दिसंबर। अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। सब लोगों ने देखा कि रमन अपने कुर्सी पर बैठने के बाद अपने आंसू पहुंच रहे हैं। बाद में उनसे पूछा गया तो शायद उन्होंने जो उत्तर दिया, उसके बाद उस उत्तर के जो एनालिसिस हुए, उसका जो विश्लेषण हुआ, उसमें प्रधानता इस बात की भी आई कि शायद रमन ने ये सोचा होगा, वहां के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति पुरस्कार लेने के लिए जाता है वो अपने हाथ में उस देश का झंडा लेकर के जाता है। रमन के हाथ में भारत का झंडा नहीं था, रमन के हाथ में यूनियन जैक था, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। ये राष्ट्रीयता, ये भारतीयता, मेरा भारत स्वतंत्र नहीं है, परितंत्र भारत का मैं नागरिक होते हुए आज मैं पुरस्कार दे रहा हूं उस मुल्क का झंडा लेकर। काश मेरे हाथ में मेरे देश का झंडा होता। मानवता, सॉरी, राष्ट्रीयता, भारतीयता, ये झलकती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा उठ जाए, धन संपत्ति से कुछ भी कर ले, सारी दौलत उसके पास हो जाए, लेकिन सच मानिए वो उसके लिए राष्ट्र के आगे वो नगण्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। अनेक ऐसे उदाहरण है। शांति निकेतन में बेगड़े जी हमारे मध्य प्रदेश के, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे आर्ट, फाइन आर्ट्स की। उन्होंने अपना पूरी शिक्षा शांति निकेतन से की। जब वो अपना पूरा अध्ययन करने के बाद जब शांति निकेतन से बाहर निकल रहे थे मतलब डिग्री लेकर के अपने घर आ रहे थे, तो अपने गुरु प्रोफेसर बोस जो थे उनसे मिले। प्रफुल्ल चंद्र सेन बोस नाम था उनका। और उनसे पूछा कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आप सुनेंगे, आश्चर्य करेंगे। उन्होंने आशीर्वाद में ये कहा, बेगड़, मैं तुमको
एक बहुत बड़ा आदमी बनने का आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैं तुमको ये आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तुम बहुत पैसा कमाओ। अब सोचिए, बच्चे आशीर्वाद लेने टीचर के साथ जा रहे हो और वो कहें कि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा ना हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो क्या सोचेगा। लेकिन दूसरा शब्द प्रोफेसर बोक्स ने ये कहा, तुम्हारा जीवन, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मैं अपने छात्रों से यही बात करता हूं, जब कहता हूं तो अपने जीवन की जब तक सार्थकता आप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक मानिए वो जीवन अधूरा है। और सार्थकता सिद्ध करने के लिए ये भारतीय और भारतीय सोच जब तक अपने मन के अंदर पैदा नहीं होगा, वो सार्थकता पैदा नहीं होगी। बड़ा आदमी बनने के नियम अलग हैं, वो रास्ते अलग हैं। धन संपत्ति आप कई रास्तों से कमा सकते हो, लेकिन अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति सार्थक बनाना, इसके रास्ते अलग हैं। अब हम सोचें इसके रास्ते कौन से होंगे। हमको कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मोह ममता को छोड़ना पड़ेगा। सकल मोह ममता को तज कर, माता जिसको प्यारी हो, शत्रु के ही भेदन हेतु, जिसकी तीव्र कटारी हो, वही वीर अब बढ़े। एक ऐसी भावना, एक ऐसा मन जब तक मन में नहीं आएगा सार्थकता सिद्ध करने के लिए। और देखिए, ये प्रामाणिकता, सार्थकता, अनुसंधान, ये वैसे ही नहीं आते। हमारे अंदर जो छुपा हुआ विज्ञान, अंतर्मन में जो विज्ञान है, जैसे हमारे ज्ञान की बात करी, वो ज्ञान भी क्या देखता है, शरीर के अंदर उस अंतर्मन को देखता है जो अंतर्मन देखता नहीं है। लेकिन उस अंतर्मन से ही सारे विचार उत्पन्न होते हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। वो सार्थकता हमें सिद्ध करनी है। एक ही बात देखिए, सार्थकता एक राष्ट्रीयता से, वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ शब्द है, छोटा मोटा शब्द नहीं है। एक सार्थक जीवन वो भी हो सकता है जो केवल एक कॉपी पहन करके बैठा हुआ हो, उघाड़ा नंगा, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव हो, उसकी दिशा अलग होगी। हर वैज्ञानिक और हर वैज्ञानिक सोच के पीछे राष्ट्रीयता की बात होती है। मैं कलकत्ता के रॉयल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर सीवी रमन साहब ने, जिसका आपको मालूम है, वहाँ मेरा जाना हुआ कई बार। और कुछ भाग्य की वो कि जैसे आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ऐसा चर्चा करने का समय आया और वहाँ हुआ। वहाँ के एक प्रोफेसर मेरे को बता रहे थे बाद में कि साहब, रमन के बारे में हम एक आपको बात बताइए। राष्ट्रीय लोगों को इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए वैज्ञानिकों को लिया गया तो एक पैनल का गठन हुआ और इंटरव्यू के लिए लोगों को कॉल किया। प्रत्याशी आए और एक पैनल में हर फैकल्टी का विशेषज्ञ बैठे हुए थे और बीच में सेंटर में रमन बैठे हुए। प्रत्येक प्रत्याशी आता था, संबंधित प्रोफेसर उससे उस विषय में पूछता था और सब पूछने के बाद फाइनल डिसीजन रमन कहते थे, नाउ यू आर सेलेक्टेड। या वो कहते थे, आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, आप ऑफिस में जाइए और अपना टीए ले लीजिए, धन्यवाद। 2 शब्द बोलते थे, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। इंटरव्यू हुए, अंत में एक प्रत्याशी लास्ट में जो
जो आया उसका जो जो जीवन था वो गांव से जुड़ा हुआ अधिक था। पहुंचा, उससे प्रश्न किए गए, कई प्रश्नों को उत्तर उसने नहीं दिए और उसने वैज्ञानिकों को संतोषजनक उत्तर न देते हुए कोई उसे अधिक सेटिस्फाई नहीं हुआ। रमन ने ये सब देखा तो रमन ने कहा आपका सिलेक्शन क्षमा करें हम नहीं कर सकते, आप ऑफिस में जाइए, अपना पैसा लीजिए, आने जाने का धन्यवाद। उसने अपने सर्टिफिकेट समेटे, ऑफिस में गया। अब एक व्यक्ति का इंटरव्यू भी उस समय वो 25-25 मिनट, 20-30 मिनट, 1-1 घंटे भी होता था। लास्ट प्रत्याशी होने की वजह से उस चैम्बर में, वो ऑफिस में जो क्लार्क बैठा था वो भी सोच रहा था कि भाई कोई वो लास्ट जल्दी से आए, मैं उसको दूं, और बहुत समय हो गया, मैं भी अपने घर जाऊं और लिफाफा पकड़ाऊं। लिफाफा तैयार था, वो आया, उन्होंने दस्तखत किए प्रत्याशी ने, और वो लिफाफा उन्होंने उसको दिया और वो लौट करके बाहर आ गया। ऑफिस से जब बाहर आया तो बाहर आने के बाद मैंने क्या भाव थे, उसने लिफाफा खोला, उन्होंने कि जितने रुपए मेरे थे उतने हैं कि नहीं, गिन के देखूं। उसने रुपए गिने, उसमें 10 रुपए का एक नोट ज्यादा था। उसने दोबारा गिने, तब तक वो कार्यालय से संबंधित जो व्यक्ति थे वो ताला डाल के खिसक गए। अब 10 रुपए इस पर ज्यादा रहे और ये जाकर के जो इंटरव्यू का जो चैम्बर था वहां बाहर चपरासी का जो स्टूल था उस पर जाकर बैठ गए। इंटरव्यू के बाद लिस्ट तैयार हो गई, अंदर उसी समय साइन सबके हो गए, टाइम लगा। इतने में सबसे आगे रमन निकल के आए और उनके पीछे सारे के सारे लोग निकल गए। रमन ने देखा, भाई अरे तुमने भी पैसे नहीं लिए, ऑफिस से पैसे लिए कि नहीं, आपका तो सिलेक्शन हमने नहीं किया। बोला साहब मैं घर जा रहा हूं, सिलेक्शन मेरा नहीं किया, मुझको मालूम है, लेकिन ये 10 रुपए मुझको ज्यादा दिए हैं। ये 10 रुपए का जब कल अकाउंट लगाएगा वो व्यक्ति तो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता और मैं 10 रुपए ज्यादा लेना नहीं चाहता, ये आप लीजिए और ये उसको दे देना। रमन ने उसी समय कहा, नाउ यू आर सेलेक्टेड। आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आपका वो पक्ष आपके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ईमानदारी का, एक सोच का, एक चिंतन का। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक को रमन कहते हैं बनेगा, ये ईमानदारी से काम करेगा। ऐसा मत सोचिए कि मेरी ईमानदारी को कोई देख लेना, कोई ना देखे, लेकिन उस ईमानदारी को आप खुद देखें। विज्ञान भारत का हर जगह है, विस्तार बहुत बड़ा है। प्रवीण जी को आपने सुना, बातें बहुत हैं राष्ट्रीयता की, भारतीयता की। ये भारतीयता है, हमारा जब तक सोच भारतीयता का नहीं होगा तब तक भारत का निर्माण नहीं होगा। हम इधर उधर ही देखते रहेंगे। और विज्ञान भारती का भी जन्म और उद्देश्य इसीलिए है कि हमारे देश का प्रत्येक बालक, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्रीयता हो, भारतीयता हो, और उसमें एक वैज्ञानिक सोच हो, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टि हो हर चीज को देखने की। जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि होगी वो व्यक्ति ईमानदार होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, उसकी दिशा एक होगी, राष्ट्र का निर्माण। मैं
अंत में एक बात कहता हूं, आपसे भी कहूं, अपने अंदर जो एक ज्योति चलती है अंतरात्मा की, उसको देखने का प्रयास करो। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। एक वो भी विज्ञान है जो कल बात आई थी। आदि शंकराचार्य एक स्थान में थे, दूसरे स्थान पर भी थे। उसके आगे की भी एक बात थी, उन्होंने पर काया प्रवेश किया था। अपनी काया को छोड़कर अपनी आत्मा को राजा की काया में प्रवेश कर दिया। वो कथा अलग है। ये भी विज्ञान है। इसको आप ऐसा मत सोचिए कि विज्ञान नहीं है। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी चिंतन करते हैं, उसके पीछे विज्ञान है। आप कितने भी आनंदमय हो, यदि एक घटना आपके कानों में कोई शब्द आ जाए कि आपके परिवार में ये दुर्घटना हुई है, आपकी खुशी गायब हो जाती है। वो केमिकल उस ब्रेन से रिलीज होने लगती है कि पूरे शरीर को बेकार कर देते हैं, आप चल नहीं पाते। ये भी विज्ञान है। वो कौन सी केमिकल है, इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। तो वो मैं कह रहा था, वो जो ज्योति है, वो अंतर्मन की, जो अंतरात्मा की जो ज्योति है, वो ज्योति को जलाओ। उस ज्योति में बहुत ताकत होती है। कितनी ताकत होती है? बहुत पहले मैंने एक घटना सुनी थी। एक सन्यासी ने एक व्यक्ति को बुलाया कि रात को तुम मेरे पास आओ। जंगल था। उन्होंने कहा रात को तो जंगल में अंधेरा रहता है, मैं कैसे आऊंगा? तुमका घर पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम लेकर के आ सको? उन्होंने कहा मेरे पास तो वो लालटेन है। तुम तो अंधेरा ज्यादा प्रकाश करती नहीं है। कितना प्रकाश करती है? 3-4 फीट मैं देख सकता हूँ। उनको उसको लेके आओ। 4 फीट चलने के बाद वो तुमको 4 फीट का रास्ता और बताएगी। फिर 4 फीट चलोगे, 4 फीट और आगे, और उस प्रकाश से होते होते तुम मेरे पास आ। उस ऊर्जा की, उस ज्योति की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा इतनी विशाल है कि